हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर। इसमें हम केंद्रीय विद्यालय का जो प्री बोर्ड का सेकंड प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। और हमारी ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर की सीरीज है इसका ये पहला वीडियो है, यानी कि आप इसे सेट 1 मान सकते हैं। ठीक है, पहला वीडियो है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे आपको वीडियोस जो है टाइम टू टाइम मिल जाएगी अपडेट, और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं वो सब और सारी जानकारी मिल जाया करेगी। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, और आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई करने का प्रयास देखिए, वीडियो में ध्यान से देखो। ये जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, सेकंड प्री बोर्ड हुआ था केंद्रीय विद्यालय का, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और जो CBSE के स्टूडेंट है इनका और KVS का जो पैटर्न है वो सेम है। ठीक है, इसी पैटर्न पे आपके पेपर आते हैं, तो आपके लिए पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आपको देखना है और समझना है। ये जो इंस्ट्रक्शन है, आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ लो, और इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए, जिसमें आपके 17 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स वाले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का पहला चरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, विशेषता कौन सी नहीं है ये आपको पहचानना है। देखिए, जो पहला चरण होता है इसमें क्या होता है, जो प्रजननशीलता होती है वो ज़्यादा होती है, उच्च होती है। और जो मृत्यु होती है, मृत्यु दर वो भी ज़्यादा होती है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका ठीक है। यहाँ पे जीवन प्रत्याशा जो होती है वो काफ़ी मतलब निम्न होती है, नॉर्मल आप इसे कह सकते हो, तो ये भी आपका ठीक है। यहाँ पे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, तो आप ये भी सही कह सकते हो। लेकिन जो इसका ऑप्शन लास्ट वाला दे रखा है ना, ये आपका गलत है, क्योंकि देखिए जनसंख्या यहाँ पे नगरीय नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, यही आपको पहचानना था, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। तो जो मुंबई पत्तन है ये भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो बृहद ट्रंक मार्ग है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिग ट्रंक रूट, ये कहाँ से होके गुजरता है। तो जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, यानी कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यहाँ से होके गुजरता है। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन उनके द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, सही तरीके से इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा कि क्या पूछना चाह रहे हैं। इसके सामने इन्होंने कोई अलग से व्याख्या तो कर नहीं रखी, तभी आपको यहाँ पे पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे इसको, यानी आपका ये जो ये ऑप्शन है इसको छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन सही है, तो आपका यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा सा ऐसा ही है, कंफ्यूजिंग, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या आपसे कह रहे हैं ये पांचवें क्वेश्चन में कि बताइए कौन सा कथन जो है जो WTO के बारे में सही है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट है वो है आपकी बी स्टेटमेंट। ये क्या है, इसमें ये जो WTO है ये क्या करता है, विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। ठीक है, सेट करता है रूल्स को, तो ये ठीक है। जो इसमें सी ऑप्शन दे रखा है, इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, ये गलत है। अगर आप NCERT को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें बताया है कि इसमें सेवाओं को भी शामिल किया जाता है, यानी ये तो आपका गलत हो जाता है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1948 में हुई। देखिए पहले ही WTO जो था ये गेट के नाम से जाना जाता था, जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से। ठीक है, बाद में ये WTO बना है। तो स्थापना 1948 में गेट की हुई थी, ना कि WTO की। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको समझना है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपके आप लगा सकते हैं, सही हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि भारत में सबसे बड़ा जो भाषाई समूह है वो कौन सा है। तो ये है आपका भारतीय यूरोपीय, यानी इंडो आर्यन। इस भाषा समूह के लोग भारत में सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आपको बताना है कि इनमें से आमने सामने दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि जनसंख्या की वृद्धि की जो अवस्था थी वो, और दूसरा इसके लक्षण दे रखे हैं, तो आपको पहचानना है। तो जो पहली अवस्था है 1901 से लेके 21 तक की, इसमें क्या थी, जनसंख्या रुद्ध और स्थिर अवस्था थी, तो ठीक है आपका। दूसरी अवस्था जो थी वो स्थिर वृद्धि की अवस्था थी, ये भी आपका ठीक है। तीसरी अवस्था जनसंख्या विस्फोट की थी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है वो 1951 से लेके 1981 तक बढ़ी है, तो आपका तीसरा भी ठीक है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अगर आपके A B C यानी कि शुरू के 3 जोड़े सही है, तो जो आपकी गलती होगी वो कहीं ना कहीं डी में होगी, तो आपको डी पहचानना था, ये आप कर सकते हो। 8वां क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि 2011 की जनगणना है, इसके अनुसार आपको जनसंख्या का घनत्व बताना है, वो भी आपको कैसे बताना है, हाई से लो की तरफ। ठीक है, यानी कि उच्च से निम्न की तरफ आपको जाना है। ठीक है, उच्च से निम्न की ओर। तो देखिए
मैं आपको बता दूं, बिहार जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व है, ठीक है। बिहार की अगर हम बात करें तो 1106 लोग रहते हैं यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद दूसरी बात करूं तो वहां पे आता है पश्चिम बंगाल। बंगाल में क्या है, बंगाल में 1029 के आसपास लोग रहते हैं। इसके बाद अगर केरल की बात करूं, देखिए ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, याद रखना है 2011 की जनगणना, ठीक है। केरल की बात करें अगर हम, तो केरल में 859, और कई जगह पे आपको 860 भी मिलेगा बुक में, तो ये दोनों ही ठीक है। इसके बाद आपका यूपी की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लगभग लगभग 829 के करीब। तो ये आपको याद होंगे। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको सबसे पहले क्या आएगा, आपका बिहार आएगा, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आएगा, इसके बाद केरल आएगा और उसके बाद यूपी आएगा। तो आप देखो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और यूपी, यानी कि सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का मध्यकालीन नगर का उदाहरण आपको बताना है, तो मध्यकालीन नगर में आपका आगरा आना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परीक्षित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ये जो जो जलोढ़ मैदान है, या फिर आप इसको कह सकते हो इंग्लिश में जो प्लेन्स होता है, ठीक है, प्लेन्स जो होता है वहां पे ऐसी परीक्षित ग्रामीण बस्तियों की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बस्तियां होती है इसमें क्या होता है, बहुत दूर दूर मकान होते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक घर यहाँ पे है तो दूसरा घर बहुत दूर होगा, तीसरा बहुत दूर होगा, चौथा बहुत दूर होगा। इस तरीके से ऐसी कहाँ पे हमें मिलते हैं, ऐसे हमें या तो पहाड़ी एरियो में मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएंगे, या जो हिमालय की निचली घाटियां हैं वहां पे आपको दिख सकते हैं। राजस्थान के जो शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेश होंगे वहां पे भी आपको दिख सकता है। लेकिन जो प्लेन होगा, जो जलोढ़ मैदान होगा, जो नदी के आसपास होगा, वहां पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा। तो यही आपको पहचानना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि आपको बताना है कि ये जो कारखाने हैं, तेल शोधक कारखाने, ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, यानी ऊपर से आपको नीचे की ओर आना है मैप में। तो ये कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए आपको पता होगा भटिंडा पंजाब की साइड में, बीना मध्य प्रदेश की साइड दिखेगा, चेन्नई आपको नीचे तमिलनाडु में दिखेगा, कोच्चि जो आपको केरल सबसे नीचे दिखेगा। तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए मैप में ले चलता हूँ। एक बार आप मैप को देखो, देखो ध्यान से देखो इसे मैप को। इसमें देखो आपको सबसे ऊपर भटिंडा दिख रहा है, इसके बाद मध्य प्रदेश की साइड बीना दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पे चेन्नई दिख रहा है और सबसे नीचे कोच्चि दिख रहा है। तो आपको यही तो पहचानना था, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर से आपको नीचे की तरफ जाना था। तो सबसे पहले नंबर पे आपका भटिंडा हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आपका बीना हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका चेन्नई हो जाएगा, और लास्ट नंबर पे आपका कोच्चि हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और जो विकल्प दिए हुए हैं उसको आपको चुनना है। तो देखिए जो पहला कथन और दूसरा जो इसका कारण दे रखा है, या जो दोनों स्टेटमेंट दे रखी है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि जो पेट्रोलियम होता है वो तरल और गैसीय अवस्था में के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें रासायनिक संरचना भी चेंज होती है, उसका रंग भी चेंज होता है, उसका जो विशिष्ट जो गुरुत्व होता है उसमें भी आपको चेंजेस यानी भिन्नता देखने को मिलती है। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। सेकंड भी ठीक है, क्योंकि ये जो होती है ये तृतीय काल की अवसादी चट्टानों में पाई जाती है, यानी सेकंड भी आपकी ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है, दोनों सही है और कहीं ना कहीं सही तरीके से उसको प्रस्तुत भी कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये हरित क्रांति आपसे बहुत पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, किसी ना किसी रूप में आता है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। और आपको क्या करना है, सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है और अपना आंसर लिखना है, ABCD जो भी आपका आंसर है, और कमेंट में एक्टिव हो जाओ, क्योंकि मैं आपके कमेंट को देखूंगा और उसको लाइक भी करूंगा, ठीक है। जो सही होगा या जैसा भी होगा मैं सबको लाइक कर दूंगा, आप कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, सभी के। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। कह रहे हैं कि स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पे होते हैं, ठीक है, और ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो या नहीं हो उस पर निर्भर होते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए कथन और कारण दोनों सही है और कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आपका है ये पैसेज वाला, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 17 तक के यहीं से आपको मिलेंगे। तो रालेगन सिद्धि वाला आपका ये पैसेज है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ, बहुत फेमस है ये, काफी मतलब ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ की जो मुख्य समस्या थी वो क्या थी, यहाँ पे मुख्य समस्या थी, यहाँ पे अवैध रूप से शराब का व्यापार होता था, ठीक है। दहेज प्रथा भी समस्या थी, बट मुख्य समस्या पूछिए तो आपका डी ऑप्शन ही यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रालेगन सिद्धि जो है, यहाँ पे जो नौजवान लोग थे
उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था तरुण मंडल। ठीक है, तरुण मंडल। और इसी में आपका लास्ट क्वेश्चन है कि गांव के बाहर में रहने वाले जो लोग थे वो अपनी इनकम में से कितने महीने का वेतन देते थे? तो 1 महीने का वेतन देते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेक्शन जो ए था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 से 23 जो है, इसको ध्यान से देखो। इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन है इसमें 18-19 को आपको इस पैसेज से रिलेटेड आंसर दें। तो एक बार आप ये पैसेज पढ़ सकते हो, तो ये वायु परिवहन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि लोग वायु परिवहन को वरीयता क्यों देते हैं, क्यों प्रेफरेंस देते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी है, ठीक है, लंबी दूरी की यात्रा करनी है, तो आप किसको वरीयता दोगे? हमेशा वायु परिवहन को, क्योंकि ये आपको कम समय में लंबी दूरी की यात्रा करा देगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड है कि हिमालय जैसा क्षेत्र जो है वहाँ पे पहुँचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प क्यों है? क्योंकि देखो ये जो क्षेत्र होते हैं ये प्लेन नहीं होते, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सड़कें बनाना या फिर और किसी साधन से जाना पॉसिबल नहीं होता, दुर्गम एरिया है, इसलिए यही एकमात्र आपके पास विकल्प बचता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन देखो, वायु परिवहन के क्या लाभ और क्या हानि है? आप सभी जानते हैं वायु परिवहन का लाभ तो ये है कि ये फास्टेस्ट है, यानी कि सबसे जो तीव्र साधन है। ठीक है, ये आपका लाभ है। हानि क्या है इसकी? हानि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इसको हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। ठीक है, और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, ये इंदिरा गांधी नहर कमान वाले चैप्टर में से है। इसमें आपसे पूछा हुआ है, कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो मैप को आप एक बार ध्यान से देख लो, ब्लर है और आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी की अपनी किताब में जाके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये समझिए। पहला क्वेश्चन है कि का द्वारा दिखाए गए बैराज का नाम बताइए। तो जो बैराज होता है यहाँ पे वो था हरिके बैराज। ठीक है, हरिके बैराज। सेकंड क्वेश्चन है कि जो आपका जो चरण एक था उसमें जो कमान क्षेत्र में जो जिले थे वो आपको जिले बताने हैं। ठीक है, तो जिले कौन कौन से थे? इसमें जिला था गंगानगर, चरण एक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आपका इसमें हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। आपका बीकानेर भी इसी में आ जाता है, तो ये आपके एरिया आ जाते हैं। ठीक है, फिर राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे नहर सिंचाई क्यों महत्वपूर्ण है या किस लिए महत्वपूर्ण है, आप बताओ। आपको पता है कि वहाँ पे पानी की कमी है। ठीक है, क्षेत्र जो है वो शुष्क है, तो ऐसे में पानी की बहुत ज़्यादा नीड है। यहाँ पे नहर बनाने के बाद वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को, किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। तो आप नहर को एक वरदान के रूप में देख सकते हो कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है इसका। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, और इसमें बताया गया है कि आपको बताना है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, उदाहरण देके बताना है। तो आपको बताना है कि देखिए, व्यक्ति जो है वो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का जो विकास कर पाया है वो प्रकृति के ज्ञान होने के बाद ही कर पाया है। जब तक उसको प्रकृति का ज्ञान नहीं था तब तक वो प्रकृति से डरता था। ठीक है, बारिश आ जाए वो डर जाता था, ओले पड़ जाए वो डर जाता था, प्राकृतिक जो घटनाएं होती थी उससे डर जाता था। लेकिन जब उसे प्रकृति का ज्ञान हुआ तब उसने डरना बंद कर दिया, उसने प्रकृति के ज्ञान का इस्तेमाल करके ही कई सारे आविष्कार करे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एनसीईआरटी में ले चलता हूँ, आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही विकास कर पाया और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा पाया। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता करी। अगर व्यक्ति को घर्षण और ऊष्मा के बारे में पता ही नहीं होता तो अग्नि की खोज नहीं हो पाती। अगर डीएनए के बारे में और आनुवंशिकी के रहस्य के बारे में नहीं पता लग पाता तो बहुत सारी बीमारियों पे विजय नहीं प्राप्त हो पाती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं बताना, एक दो एग्जाम्पल बहुत है। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है उदाहरण देके कि संभववाद की अवधारणा के बारे में। तो संभववाद की अवधारणा क्या है, इसको समझिए। देखिए, संभववाद की जो अवधारणा है ये हमको ये बताती है कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो हमको मौके देती है, अवसर देती है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उन अवसरों का इस्तेमाल करके प्रकृति को मानवीकृत कर देते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, ये बताया गया है। तो ये संभववाद कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपसे पूछे हुए हैं, तो एग्जाम्पल में आप क्या बताओगे कि मानव ने प्रकृति के नियम को समझ के, प्रकृति को समझ के ऊंची ऊंची भूमियों पे स्वास्थ्य विश्राम स्थल बना दिए। ठीक है, बड़े बड़े नगर बना दिए, खेत फलोद्यान तैयार कर दिए, चरागाह बना दिए। ये सब कहीं ना कहीं संभववाद के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही हो पाया। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं।
3 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, याद रखें। नेक्स्ट है कि आधुनिक बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं, जहाँ पे मतलब लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, विनिर्माण होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो उसकी कुछ विशेषता बतानी है। ठीक है, विशेषता में आप बता सकते हो, देखिए बहुत सिंपल है। आप ये बता सकते हो कि जो बड़े लेवल पे होता है वहाँ पे स्किल की जरूरत पड़ती है, यानी कौशल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनों की जरूरत पड़ती है। जो टेक्नोलॉजी में जो नवाचार होते हैं, जो नए नए तकनीक होती है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताने हैं। तो देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मेन घटक होते हैं। एक तो होता है जन्म, दूसरा होता है मृत्यु, और तीसरा होता है प्रवास। ये इन्हीं के अराउंड कहीं ना कहीं जनसंख्या में परिवर्तन होता है। मान लो जन्म बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ जाती है। मृत्यु ज्यादा हो रही है, जन्म कम हो रहे हैं, तो जनसंख्या घटने लगती है। और प्रवास से भी जनसंख्या प्रभावित हो जाती है। मान लो कोई व्यक्ति ए स्थान को छोड़कर अपने परिवार के साथ बी स्थान में चला जाता है, तो जहां से वो गया है वहां पे जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगी, और जहां पे वो जाके रहने लगा है वहां पे भी जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रवास भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ठीक है, इसी के देखिए ऑप्शन में, इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आप एक बार देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक के बारे में बताना है। ठीक है, तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, तो देखिए आर्थिक कारक में आप बता सकते हो, जैसे कि ये आपका खनिज हो जाएगा। ठीक है, नगरीकरण हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक ऐसे कारक है जो जनसंख्या को कहीं ना कहीं जनसंख्या के जो वितरण है इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। लोग अक्सर ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे खनिज संसाधन हो, जहाँ पे उनको रोजगार मिल जाए। लोग नगरों की तरफ भागते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको रोजगार मिल जाता है, अच्छी सुविधाएं मिल जाती है। ठीक है, उद्योगों की तरफ भागते हैं क्योंकि उद्योगों में लोगों को मिलता है, कई तरह का रोजगार मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट 23। सीमांत सड़कें क्या होती हैं? बॉर्डर रोड्स। आपको पता है कि हमारे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर लग रहे होते हैं वहाँ पे जो रोड्स होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं बॉर्डर रोड्स कहते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी कुछ विशेषता इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ये उन दूर दराज के इलाकों को कनेक्ट करती है, और ये प्रतिरक्षा जैसे डिफेंस के जो सामान होते हैं उसको ले जाने में हेल्प करती है। ठीक है, बड़े बड़े एरिया को कवर कर देती है, जोड़ देती है। तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखिए आपके 5 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको ध्यान से समझना है। इसमें आप 5 पॉइंट लिख दोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि बाजारी सब्जी कृषि किसे कहते हैं, और इसे कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों होती है ये? तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी सब्जियां हो गई या फूल हो गए या फल हो गए उगाए जाते हैं जिससे मुद्रा ज़्यादा मिले। तो हम यहाँ पे पहला ये लिख सकते हैं कि ऐसी कृषि का उद्देश्य होता है, ठीक है, अधिक मुद्रा वाली फसलों को उगाना। इसमें सब्जियां भी आती है, इसमें फल भी आते हैं, इसमें पुष्प भी है। इसकी जो डिमांड होती है वो कहाँ पे होती है? नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको नगरीय जो क्षेत्र होते हैं उसके कहीं ना कहीं समीप लगाया जाता है। और यहाँ पे खेतों का आकार जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी यूरोप में आप देखोगे, यूएसए के जो उत्तरी पूर्वी हिस्से होते हैं वहाँ पे आप देखोगे ऐसी जगह पे ज़्यादा होता है। और औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होती है? बीपीओ और केपीओ में क्या अंतर होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि ठेके पे देना किसी चीज़ को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे देना। जैसे कि आपको मैं समझाऊं तो आप ये कह सकते हो कि जैसे कि बाहरी कंपनियों को या विदेशी कंपनियों को कुछ ठेका दे दिया जाता है। उससे क्या होता है? दक्षता को सुधारने के लिए, काम को सुधारने के लिए होता है ये। लागत को घटाने के लिए, कॉस्ट कम हो जाए इसलिए होता है। ठीक है, इसीलिए ये इस उद्देश्य से आउटसोर्सिंग की जाती है। इसमें बीपीओ और केपीओ होते हैं। बीपीओ में क्या होता है? बीपीओ जो मेनली होता है ये होता है व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय प्रकम जो होता है, प्रक्रमण होता है, सॉरी आई थिंक बोलने में दिक्कत हो रही है, प्रक्रमण। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। और इसमें जो केपीओ होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केपीओ पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ज्ञान से संबंधित आउटसोर्सिंग होती है। जैसे आज के समय में ई लर्निंग आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है इंटरनेट पे। ठीक है, या फिर आप देखते हो कि डाटा को रखना, आंकड़ों को रखना, ये हो जाएगा। ई बैंकिंग सेक्टर, सब कुछ ऑनलाइन होना, ये भी इसी में आ जाता है। अनुसंधान और विकास जो होता है ये भी इसी में आ जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये इसमें आ जाती है बीपीओ और केपीओ के अंदर।
तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए ध्यान से। मानव विकास किसे कहते हैं और मानव विकास के जो 4 स्तंभ है ये आपसे पूछे। ठीक है, तो मानव विकास क्या होता है? मानव विकास होता है कि मानव के पास जो ऑप्शन होते हैं उसमें वृद्धि होना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मानव विकास का मतलब है कि मानव के पास जो विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उसमें वृद्धि होना, उनका जो लाइफस्टाइल होता है, उनका जो जीवन का स्तर होता है उसमें सुधार आना, ये सारी चीजें मानव के विकास से संबंधित होती है। मानव विकास के 4 स्तंभ आपसे पूछे हुए थे, तो 4 स्तंभ में आपका समता आ जाता है, सतत पोषणीयता आ जाता है, उत्पादकता आ जाता है और सशक्तिकरण। समता का मतलब क्या होता है कि सभी लोगों को भागीदारी करने का मौका मिलना चाहिए समान। ठीक है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिले, किया जाएगा। सतत पोषणीयता में क्या होता है कि जो अवसर होते हैं वो हमेशा आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिलते रहे। ठीक है, प्रत्येक पीढ़ी को, हर पीढ़ी को समान अवसर मिले, इसको ध्यान में रख के मैनेजमेंट करना होता है, इसको बताया जाता है। उत्पादकता में क्या होता है? उत्पादकता का मतलब यहाँ पे होता है मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में। ठीक है, लोगों को क्या हो कि समर्थ और सक्षम बनाकर उनके श्रम को सही तरीके से इस्तेमाल करके, ठीक है, लोगों का ज्ञान बढ़ाया जाए, उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उनका लाइफस्टाइल जो है उसको सुधारा जाए, ये उत्पादकता के तहत आ जाता है। सशक्तिकरण का मतलब होता है मजबूत करना। ठीक है, यानी सशक्तिकरण का मतलब है आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको मजबूत बनाना, समर्थ बनाना, ताकि वो अपने लिए बेहतर जो ऑप्शन हो सकते हैं उसको चुन सके। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके इसी में कि मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था, और मानव विकास के उपागम के बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए, मानव विकास की जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन जो है वो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। ठीक है, और मानव विकास के उपागम में आपका आ जाता है आय उपागम। ठीक है, आपका इसमें कल्याण उपागम आ जाता है। ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाएगा? आय उपागम आ जाएगा, कल्याण उपागम आ जाएगा, आधारभूत आवश्यकता उपागम आ जाएगा और क्षमता उपागम आ। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि मानव का जो विकास है वो उसकी आय से ही देखा जाता है। ठीक है, ये सबसे पुराना उपागम है कि हर व्यक्ति, कोई भी अगर मानव का विकास देखेगा तो सबसे पहले उसकी आय से जोड़ के देखेगा कि अगर व्यक्ति की आय यानी उसकी अर्निंग जो है वो अच्छी है तो कहीं ना कहीं मानव विकास में उसको ऊपर वरीयता दी जाती है। कल्याण उपागम में क्या है? इसमें क्या होता है कि यह उपागम मानव को लाभार्थी लाभार्थी और लक्ष्य के रूप में देखता है, उसकी गतिविधि जो है उसको लक्ष्य के रूप में देखेगा और मानव को लाभार्थी के रूप में देखेगा। तो ये कहते हैं कि सरकार जो है वो कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर को बढ़ा सकती है। अगर सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करे, उनके लिए नई नई पॉलिसी बनाए, ठीक है, जिससे जनता को फायदा हो सके, तो ये कहीं ना कहीं कल्याण उपागम के तहत आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका आधारभूत उपागम, आवश्यकता उपागम है। इसमें क्या होता है? आपको पता है हर व्यक्ति की कुछ बेसिक नीड होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, हर व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, स्वच्छता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ये सब उसकी बेसिक नीड होती है। तो ये चीजें उपलब्ध कराना ये आवश्यकता उपागम के तहत आ जाएगा। क्षमता उपागम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको अमर्त्य सेन जो है इन्होंने कहा है कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना या फिर मानव की क्षमता को बढ़ाना क्षमता उपागम के तहत आ जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है और 5 नंबर के क्वेश्चन में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुछ कृषि समस्याएं हैं जो कि सामान्य और भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत बाधाओं तक है, तो ये आपको बताना है। आप सभी जानते होंगे कि भारत के सामने कृषि की क्या समस्या है। तो देखिए, भारत के सामने कृषि की क्या समस्या है? एक तो मानसून पे निर्भर है भारत, मानसून पर निर्भरता, ये एक समस्या है। फिर क्या है कि जो खेत है वो छोटे छोटे और विखंडित हैं, टूटे हुए हैं। उत्पादक की बात करें तो निम्न उत्पादकता है, भूमि सुधारों की बहुत ज्यादा कमी है देश में, किसान जो है वो ऋणग्रस्त है, यानी कर्ज से डूब के मर रहे हैं, तो ये कुछ समस्या है। और ये बेसिक समस्या सामान्य समस्या से लेके भौतिक बाधाओं तक है, संस्थागत बाधाओं तक है, क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारी जो सत्ता में रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम को सही तरीके से सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये बातें आपको इसमें बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस जो अपशिष्ट है इसके निपटान जो है वो भारत के लिए एक गंभीर समस्या है, ये आपको बताना है। तो दिखाओ, अब यहाँ पे देखो, ठोस अपशिष्ट वाला, इसमें आप सभी जानते हैं कि भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान जो है एक बहुत बड़ी समस्या है।
अगर हम बात करें मुंबई की, कोलकाता की, चेन्नई की, बेंगलोर की, तो यहाँ पे ठोस अपशिष्ट का 90% को इकट्ठा करके उसका निपटान किया जाता है। लेकिन देश के अगर अन्य भागों की बात करें तो वहाँ पे 30% से 50% जो कचरा है वो इकट्ठा ही नहीं किया जाता, खुले में पड़ा रहता है। गलियों में, घरों के पीछे खुली जगह पे या कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है वहाँ पे कूड़े को फेंक दिया जाता है, जिससे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो जाते हैं और इनको निपटान इसका करना एक समस्या बन रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके की चीजें यहाँ पे बता सकते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आपके ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, 28वें क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है कि भारत में वायु प्रदूषण के कोई दो प्रमुख स्रोत बताइए। वायु प्रदूषण के क्या परिणाम है? तो वायु प्रदूषण के स्रोत आप जानते ही हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो आप स्रोत के रूप में देखेंगे तो उसमें ये हो सकता है कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसके दहन, जैसे कि आप पेट्रोल वगैरह देखोगे उसका इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, उसकी वजह से होता है, या खनन भी उसका एक कारण बन जाएगा। औद्योगिक जो कचरा है, जो ठोस है, उसको निपटाया नहीं जाता है सही तरीके से, उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता, ये भी, इससे भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, फिर वायु में सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो गैस है वो मिल जाती है, तो उससे वायु प्रदूषण हो जाते हैं। तो ये वायु प्रदूषण के स्रोत है। इसका क्या परिणाम होते हैं? ठीक है, क्या परिणाम होते हैं? तो देखिए, इसका हमारे जो शरीर है उस पर बेकार प्रभाव होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी हो जाएगी, अस्थमा जैसी समस्या हो जाती है, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी हो जाती है, रक्त संचार संबंधी बीमारी हो जाती है। ठीक है, नगरों में देखो तो आप धूम्र कोहरा, एक ऐसा कोहरा होता है, वो हमें देखने में तो कोहरा लगता है लेकिन वो रियल में कोहरा ना होकर वो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो छा जाता है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक रहता है। ठीक है, कई बार अम्लीय वर्षा हो जाती है जो कि बहुत खतरनाक होती है, ये इसके कुछ परिणाम हो जाए। इसी में देखो, यहाँ से हमारा जो सेक्शन क्या था, ये हमारा सेक्शन सी था। सेक्शन सी जो है हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखिए, सेक्शन जो डी है हमारा, ये मैप वाले क्वेश्चन है, बट इसमें एक कमी है कि इसमें मैप जो है, मैप यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैप उड़ चुका है। तो अब इन क्वेश्चनों को हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इन क्वेश्चनों से तैयारी जरूर आपकी हो जाएगी कि आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। तो ये तो परफेक्ट है, आप बता दोगे भाई सबसे बड़ा देश रूस है। लेकिन आगे के क्वेश्चन में दिक्कत होगी, निर्वाह संग्रहण का एक क्षेत्र बताइए। अब आपके पास अगर मैप होता, क्योंकि जिस बच्चे ने मुझे भेजा है वो मैप जमा हो जाता है, आई थिंक वो नहीं होगा इसमें, तो ब्लैंक था। तो मैप में अब देखो, निर्वाह संग्रहण के एक क्षेत्र नहीं है, दो से तीन क्षेत्र हैं। तो कौन सा वाला हाईलाइट करके पेपर में पूछा हुआ है ये हम नहीं बता सकते, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मैं जो क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा ना, जो मैं सेट लेकर आ रहा हूँ, वहां पे मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे आप क्या करो, केवल और केवल इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लो या इन क्वेश्चनों को लिख लो, और इसके बाद अपनी बुक में इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे कि आपको देखो पशुचारण दे रखा है यहाँ पे, पशुधन पालन का एक क्षेत्र बताओ, कई सारे क्षेत्र हैं, अब उसमें से कौन सा मैप में पूछा हुआ है ये हम नहीं बता सकते, यहाँ पे मैप अवेलेबल ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ी समस्या जरूर है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी में आपका एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट बना लिए मैंने, उसकी वीडियो मैं आपके लिए लेने वाला हूँ। ये तो केवीएस के का क्वेश्चन मुझे मिल गया था तो मैंने आपको करा दिया। नए क्वेश्चन पेपर जो सेट है उसकी भी वीडियो लाने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।